नमस्कार दोस्तों, जीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज गदर मूवमेंट। गदर आंदोलन 1913 में चलाया गया। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के बाहर से चलाया गया अपनी तरह का अकेला आंदोलन था। ऐसा नहीं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के बाहर से प्रयास नहीं किए गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के बाहर से कई प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों के विकास के क्रम में इसे हमें समझना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक, मतलब कि 1890 के डिकेड में, 1890 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं 1885 से एक संगठित राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उसी संगठित राष्ट्रवाद के क्रम में भारत में एक और राष्ट्रवादी चेतना विकसित हो रही थी, जो बंदूक और बम की राजनीति से भारत को आज़ाद कराने के स्वप्न देख रही थी, जिनके लिए अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है क्रांतिकारी आतंकवाद, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। तो एक नया विंग ऑफ नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ, एक नया विंग ऑफ आइडियोलॉजी खड़ा हुआ। भारत की आज़ादी के लिए एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, एक नया रास्ता खड़ा हुआ। हालांकि इसमें संगठन और विचारधारा का पूरी तरह से अभाव था। इसमें ना तो कोई महत्वपूर्ण संगठन काम कर रहा था और ना ही कोई महत्वपूर्ण विचारधारा काम कर रही थी। ये व्यक्तिगत बहादुरी पर आधारित था, और व्यक्तिगत बहादुरी पर आधारित होने के कारण ये समाज में वो स्थान नहीं बना पाया जो इससे पहले का जो राष्ट्रीय आंदोलन संगठित होकर विचारधारा के स्तर पर काम कर रहा था, उसके काउंटर के रूप में या उसके विकल्प के रूप में ये अपने आप को खड़ा कर सकने में असमर्थ रहा और सरकार का कोपभाजन बना। क्योंकि ये संगठित नहीं था, क्योंकि ये विचारधारात्मक नहीं था, ये किसी तरह से विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये व्यक्तिगत बहादुरी से जुड़ी हुई थी। और जिसको हम व्यक्तिगत बहादुरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत के संदर्भ में वो क्या था, तो वो अंग्रेजी हुकूमत के संदर्भ में अराजकता थी। राज्य को अनस्टेबल करने का प्रयास था, स्टेट को अनस्टेबल करने का प्रयास था, जिसके कारण से अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कड़े कदम उठाए, इनको भारत से बाहर निकाला, कईयों को फांसी चढ़ाई, कईयों को जेल में डाला, जिसके कारण से बहुत सारे लोग भारत से बाहर चले जाया करते थे, जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। भारत के बाहर जाने वाले लोगों में जो महत्वपूर्ण सेंटर सबसे पहले डेवलप हुआ वो था लंदन। लेकिन जैसे जैसे भारत में इस तरह की गतिविधियां बढ़ती गई, लंदन सचेत होता गया और वहाँ पर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को समर्थन देने वाले जो भी संस्थाएं संचालित की जा रही थीं, वो ब्रिटिश सरकार के निगाह में आई और ब्रिटिश सरकार ने उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया। लंदन की संस्थाओं को जब कमज़ोर किया गया तो वहाँ के क्रांतिकारी अलग अलग दिशाओं में चले गए, जिनमें से पेरिस भी चले गए बहुत सारे क्रांतिकारी, और बहुत सारे क्रांतिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में भी चले गए। इस बात को आप यहीं छोड़ दीजिए। अब एक बात और समझिए कि जब भारत में कॉलोनियल रूल था, तो जहाँ जहाँ पे भी कॉलोनियल रूल था वहाँ पर जाने की आपको स्वतंत्रता होती थी, उसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती थी। तो अच्छे जीवन की तलाश में बहुत सारे लोग नॉर्थ अमेरिका चले गए। भारत से, इंडिया से नॉर्थ अमेरिका जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो कहाँ गए? इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा चले गए, और इन कनाडा जाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग थे नंबर 1 पे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में या ब्रिटिश सरकार की सेना में रिटायर्ड ऑफिसर थे, रिटायर्ड सिपाही थे, जो अच्छे जीवन की तलाश में कनाडा चले गए। तो हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, मतलब कि 1900 ईस्वी के बाद से ये इस तरह के संगठन बनने शुरू होते हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि कनाडा में ठीक ठाक संख्या में भारतीय बस गए। जब भारतीय वहाँ रहने लगे तो उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता था?
क्योंकि आप एक गरीब देश से गए हुए थे, आप एक गुलाम देश से गए हुए थे, इसलिए आपको प्रजातीय विभेद का सामना करना पड़ता था। और इस प्रजातीय विभेद के विरुद्ध मोर्चा बनाने के क्रम में आपने संगठित होना प्रारंभ किया। इस तरह के संगठन की शुरुआत सबसे पहले तारकनाथ दास और जीडी कुमार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई। तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनमें से जो तारकनाथ दास हैं, इन्होंने स्वदेश सेवक नाम के एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। जर्नल था ये, स्वदेश सेवक, ये जर्नल था, इन्होंने प्रकाशित किया। और जीडी कुमार ने फ्री हिंदुस्तान नाम का एक जर्नल प्रकाशित किया। ये जर्नल जल्दी ही भारतीयों के मध्य लोकप्रिय हुआ और बहुत सारे भारतीय जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट संगठित होने लगे और संगठित होकर एक स्वरूप लेने लगे, एक संगठन के रूप में इकट्ठा होने लगे, है ना। और आप देखेंगे कि 1907 तक जाते जाते इस तरह के संगठन बनने लगे। सरकार भी इनके इस संगठनात्मकता और सरकार इनका जो आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण था उसको देखते हुए सरकार ने इनके विरुद्ध कदम उठाना शुरू किया। और 1910 में जीडी कुमार और तारकनाथ दास, इन दोनों को कनाडा से बाहर निकाल दिया। कौन है ये वो लोग हैं जो सबसे पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं और एक ऐसा फोरम प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध अपनी बात कह सकते हैं। और वो दो जर्नल के माध्यम से कही जा रही है, जो दो जर्नल हैं जिनके माध्यम से ये बातें कही जा रही हैं, वो स्वदेश सेवक और फ्री हिंदुस्तान है। कनाडा से बाहर निकाल दिया गया। ये लोग पहले रह कहाँ रहे थे जहाँ से इनको निकाला गया? कनाडा में एक जगह है वैंकूवर से इनको निकाला गया। और अगर आप मैप पे देखिएगा तो कनाडा और यूएस के बीच में बड़ी सीधी सी रेखा है और ये आपका पैसिफिक कोस्ट है ना। तो पैसिफिक कोस्ट के यहाँ पे वैंकूवर है, तो वैंकूवर से हटाए गए तो सीधे यहाँ आ गए। अमेरिका में एक जगह है सिएटल, तो थोड़ा ही दूरी पे है, सिएटल चले गए। ये वैंकूवर से कहाँ चले गए? सिएटल चले गए। और सिएटल में इन्होंने फिर से उन सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने का प्रयास किया और वहाँ पर युगांतर नाम से एक सर्कुलर प्रारंभ किया। सर्कुलर का नाम क्या था? युगांतर। अब आप देखिए, युगांतर बहुत प्रचलित शब्द है जो कि बेसिकली बंगाल से स्टार्ट हुआ है और पूरे दुनिया में युगांतर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अभी भी युगांतर आश्रम है सिएटल में। और कनाडा सरकार ने अभी 1914 में जो दुर्व्यवहार उसने किया था उसके लिए माफ़ी मांगी है। और अमेरिकी सरकार ने जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां वहाँ से संचालित की गई थी उनको अभी अपने सिलेबस में शामिल किया है और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो, ऐसा उन्होंने तय किया है। तो यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ जिसका नाम था युगांतर। इस सर्कुलर को जारी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? लाला हरदयाल की। लाला हरदयाल पंजाब के थे और अध्ययन के क्रम में ये अमेरिका भी गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी, यहाँ से छात्रवृत्ति के माध्यम से वो गए। लेकिन वहाँ पर जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण और इंडिया हाउस से संबद्ध होने के कारण जब इंडिया हाउस को अंग्रेजी सरकार ने बंद करवाया तो इनको भी वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। फिर ये पेरिस गए, पेरिस से फिर भारत आए, भारत से फिर विदेश गए, कई इधर उधर कई जगहों पर रहते रहे। दर्शन पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी जिसके कारण से इन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और वहाँ ये फ़िलॉसफ़ी की क्लासेस भी लेते थे, इंडियन फ़िलॉसफ़ी की क्लासेस भी लेते थे और साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को भी अंजाम देते थे। इन्होंने युगांतर नाम से एक समाचार पत्र प्रारंभ किया, एक सर्कुलर प्रारंभ किया और पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाया 1912 में। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ये संस्था बनाई गई
एसोसिएशन, ये संस्था बनाई गई 1912 ईस्वी में। ये क्या कर रही है? पैसिफिक कोस्ट पे रहने वाले भारतीयों को संगठित कर रही है। और यही एसोसिएशन, यही पैसिफिक एसोसिएशन आगे चलकर क्या बन जाएगा? आगे चलकर ये गदर पार्टी बन जाएगा। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जो संगठन बना, यही आगे चलकर गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। और इसने गदर नाम से समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। द गदर उसका टाइटल होता था। गदर नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। और ये समाचार पत्र बहुत ही क्रांतिकारी लेख से भरा हुआ होता था। मतलब इसमें ऐसे आर्टिकल्स होते थे जिनको पढ़कर आपको बहुत गुस्सा आ जाए और आपको ये स्पष्ट हो जाए कि अंग्रेजी हुकूमत कैसे भारतीय संसाधनों का दोहन कर रही है और गलत तरीके से भारत पर शासन कर रही है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया और उसका नाम भी क्या रखा गया? युगांतर आश्रम रखा गया। तो ये भी आप बात ध्यान रखेंगे कि युगांतर आश्रम नाम से गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया। और ये मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 25 जून 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई, मुख्यालय बनाया गया सैन फ्रांसिस्को को। इसमें ये सारे लोग शामिल हुए। जो गदर समाचार पत्र निकलता था ये बहुत क्रांतिकारी लेखों से भरा हुआ होता था। इसमें कुछ निश्चित कॉलम निकलते थे जो कि बहुत ही क्रांतिकारी थे। जैसे अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, ऐसा करके एक परमानेंट कॉलम निकलता था जिसमें अंग्रेजी शासन के शोषण की नीतियों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी लोगों को दी जाती थी। इसके अलावा भारत में जो बहुत सारा डेयरिंग एक्टिविटीज होती थी क्रांतिकारी आतंकवाद के क्षेत्र में, उनके बारे में बहुत विस्तार से इसमें छापा जाता था और उनको बड़ा प्रेज किया जाता था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेजिंग हुई थी रास बिहारी बोस की। लाला हरदयाल जो थे ये रास बिहारी बोस के बहुत फैन थे। तो इस तरह से गदर पार्टी की शुरुआत हो गई। ये जो नाम आप देख रहे हैं, भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह ज्ञानी, करतार सिंह सराभा, ये लोग भी इस संगठन के साथ संबद्ध रहे। इन लोगों के मिले जुले प्रयास से इस संगठन की स्थापना हुई। ये जो समाचार पत्र छप रहा था गदर नाम से, इसका उद्देश्य भारत में एक क्रांति खड़ा करना था, एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करना था। ये समाचार पत्र सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अमेरिका में, कनाडा में, चीन में, मलेशिया में, अफ्रीका में, जापान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत, बर्मा इत्यादि देशों में भी छपता था। और इन सभी देशों में युगांतर आश्रम भी खोले गए थे समय समय पर। 1916 तक गदर समाचार पत्र की लगभग 16 लाख प्रतियां छपती थीं जो अलग अलग देशों में वितरित होती थी। तो ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लेकिन इस लोकप्रियता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 25 जून 1913 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 1914 में लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन बहुत स्वाभाविक है कि कमज़ोर हो जाएगा। और बाद में जब उन्हें छोड़ा गया तो कुछ कंडीशंस लगा के छोड़ा गया, जिसके बाद से वो इस तरह की गतिविधियों में उन्होंने भाग लेना बंद कर दिया। और एक तरह से देखा जाए तो गदर आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो काम था वो रह गया। हालांकि लाला हरदयाल के चले जाने के बाद भी इस आंदोलन को लोगों ने आगे बढ़ाया। इस बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने इस आंदोलन में जान डालने का प्रयास किया। उन घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक जहाज़ था। भारत के बहुत सारे लोग दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहते थे और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रहने वाले ये लोग अच्छी जीविका की तलाश में कनाडा जाना चाह रहे थे। गुरदीप सिंह नाम के एक पंजाब के व्यवसायी थे। गुरदीप सिंह नाम के एक पंजाब के व्यवसायी थे जो कि सिंगापुर में काम करते थे। और सिंगापुर से इन्होंने कामागाटा मारू नाम के जहाज़ को किराए पे लिया और यहाँ से एक यात्रा शुरू होती है जो बड़ी ऐतिहासिक साबित हुई आगे चलकर।
कामागाटा मारू जहाज़ सबसे पहले हांगकांग से निकला, जहां उसने 164 लोगों को लिया। हांगकांग से वो शंघाई गया, वहां पर भी उसने कुछ यात्रियों को लिया, और वहां से जापान के याकोहामा गया, वहां से भी कुछ यात्रियों को लेके फिर वो चला गया कनाडा के लिए। कुल 376 यात्रियों को लेकर वो कनाडा गया। जिस दौरान ये लोग दक्षिण पूर्व एशिया से कनाडा की ओर जा रहे थे, उस बीच में कनाडा सरकार ने अपने इमिग्रेशन लॉज में परिवर्तन किया और कहा कि जो भी लोग सीधे भारत से नहीं आएंगे उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी और उनको हम ऐसे ही अपनी सीमा में नहीं घुसने देंगे। ये 376 लोग जब वहाँ पहुँचे तो इनको जो है कनाडा ने अपनी समुद्री सीमा से बाहर कर दिया। हालांकि इनके समर्थन में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव कनाडा की सरकार पर नहीं पड़ा और बलपूर्वक इनको कनाडा की जल सीमा से बाहर कर दिया गया और इन्हें सीधे कलकत्ता जाने के लिए कहा गया, है ना। कलकत्ता जाने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि अब ये रिबेलियंस थे, अब ये विद्रोही थे और जो जिन जिन जगहों से आए थे वहाँ की सरकारों ने भी इनको लेने से मना कर दिया। जब ये कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इन सब को पकड़कर कहाँ भेज दो? पंजाब भेज दो, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग कौन थे? पंजाबी थे और सिख कम्युनिटी के थे। तो जब इनको पंजाब जाने के लिए मजबूर किया गया, पहले से ही ये बहुत इरिटेटेड और परेशान थे और फिर ऊपर से सरकार का इस तरह का आदेश, ये बहुत गुस्से में आ गए और इन्होंने सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया और उस संघर्ष में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। 18 लोगों की मौत हुई और 202 लोग गिरफ्तार हुए। तो इस घटना ने भी कहीं ना कहीं कनाडा और अमेरिका के कोस्ट पर रह रहे भारतीयों को प्रेरित किया कि वो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकें या अंग्रेजी हुकूमत के लिए तेज संघर्ष करें। इस बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, वो घटना थी 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो विश्व युद्ध के शुरू होने के तुरंत बाद भी भारतीयों को लगा कि ये बहुत बढ़िया मौका है, ब्रिटिश हुकूमत विश्व युद्ध लड़ने में व्यस्त है और हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए कोई एक बड़ा आंदोलन संगठित करना चाहिए। तो बहुत सारे गदर आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारी भारत आए और भारत में एक बंदूक की क्रांति प्रारंभ करने का प्रयास किया और इसका नेतृत्व दिया गया रासबिहारी बोस को। रासबिहारी बोस वो हैं जिन्होंने 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान तत्कालीन भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया। उसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन सबसे मेन कर्ता धर्ता मुख्य मास्टरमाइंड जो थे वो रासबिहारी बोस थे। तो रासबिहारी बोस का ये हिस्ट्री था। उनसे जब कहा गया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए तो उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया और आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, एक बंदूक की क्रांति करने का प्रयास किया। परंतु ब्रिटिश सीआईडी को, ब्रिटिश खुफिया तंत्र को ये जानकारी मिल गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा लोग शामिल थे, बहुत से कम उम्र के लोग शामिल थे जिनके पास उस तरह का अनुभव नहीं था कि कैसे हम अंडरग्राउंड होकर बड़ा आंदोलन चला सकते हैं। जल्दी ही भंडाफोड़ हो गया इसका और सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कई लोगों को आजीवन कारावास, कई लोगों को फांसी दे दी गई। इन्हीं में फांसी पाने वाले करतार सिंह सराभा भी थे। तो करतार सिंह सराभा को फांसी हो गई। अच्छा, इसमें जो मेन लीडर थे भारत में रासबिहारी बोस, ये जापान चले गए और फिर जापान में ही रह गए और आगे चलकर उन्होंने फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का प्रयास किया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सहयोग दिया। तो इस तरह से गदर आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और वो अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने से पहले ही सरकार की निगाह में आ गया और उसको ख़त्म होना पड़ा। तो ये था गदर आंदोलन के बारे में जानकारी। आप इसमें से बहुत सारे हम लोगों ने तथ्यात्मक बातें करी हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोकप्रिय बनाइए। नमस्कार।